आज हम श्वास से संबंधित दो बहुत ही प्रमुख इम्पॉर्टेंट बीमारियों की चर्चा करेंगे। इन बीमारियों के बारे में आपके कई सवाल होंगे, बहुत सारी कई गलत धारणाएं और कई भ्रांतियां, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस इन बीमारियों के बारे में ऑलरेडी प्रचलित हैं। तो हमारा जो एस्टीम पैनलिस्ट हैं उनका और मेरा ये मकसद होगा कि इन दो प्रमुख श्वास की बीमारियों के बारे में आपको सही जानकारी हम दें, इनके समाधान आपको बताएं, ताकि जो रोगी हैं वो सामान्य और भरपूर सक्रिय जीवन जी सके। इसमें एक जो प्रमुख बीमारी है उसके बारे में मैं बताऊं आपको, विच इज़ क्वाइट अलार्मिंग, कि करीब इस बीमारी से 8.5 लाख डेथ्स पर ईयर भारतवर्ष में हो जाती है। और अगर हम एक ग्लोबल रिपोर्ट की बात करें तो ये भारत में जो कॉज ऑफ डेथ्स है तो भारत में ये सेकंड प्लेस पे आता है आफ्टर हार्ट, जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है। सो भारत में मृत्यु का ये दूसरा प्रमुख कारण है। सो आप समझ सकते हैं कितनी अलार्मिंग ये डिजीज़ है। मैं शुरुआत करता हूँ एक पेशेंट की हिस्ट्री से। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर मुझे बहुत खांसी थी, वो आती जाती रहती थी, और मैं केमिस्ट के पास जाता था। कई तरह के मैंने कफ सिरप आजमाए, कई तरह के टैबलेट्स, एंटीबायोटिक्स मैं खुद अपने समझ से ले आता था, जो कि मेरे ख्याल से हम सब लोग बैठे हैं, कई लोग हम में से भी इस तरह से करते हैं कि खांसी है, मामूली खांसी है, आएगी चली जाएगी। और धीरे धीरे मुझे खांसी के बाद श्वास होने लगा, थोड़ा चलने में मुझे श्वास की तकलीफ़ होने लगी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये सिर्फ खांसी नहीं है, मामूली खांसी नहीं है, आपको अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, जिसे हम दूसरा नाम देते हैं दमा है। तो पहले मैं जो एक बहुत कॉमन बीमारी है ब्रोंकियल अस्थमा, दमा, बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शुभ्रा जैन हैं, जो सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर हैं एसएमएस में, श्वास रोग विभाग में। डॉक्टर शुभ्रा, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अस्थमा आखिर है क्या? बेसिकली अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हम जानते हैं 2 लंग्स होते हैं और श्वास नली होती है। तो अस्थमा में बेसिकली सांस की नली में सूजन आना, सांस की जो नली की मसल्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा तनाव, और उस कारण से कफ भरने लगता है। कफ जमने से सांस की नलियाँ सिकुड़ती हैं और श्वास लेने में हमें तकलीफ़ होती है, सांस अंदर जाने में और बाहर निकालने में। इसलिए इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनमें कफ अक्सर ड्राई होता है। अस्थमा पेशेंट में ड्राई कफ होता है, कभी कभी बहुत गाढ़ा थिक म्यूकस कफ उसमें निकलता है। पेशेंट अक्सर हमेशा ऐसी कंप्लेंट लेके आते हैं कि चेस्ट बहुत टाइट फील हो रही है, और कभी कभी सांस में, क्योंकि सांस की नलियाँ छोटी हो जाती हैं, तो उसमें एक सीटी की आवाज़ आना, ये प्रमुख लक्षण अस्थमा में हम दिखाई देते हैं। इसके साथ आप मुझे बताइए कि अस्थमा के क्या कारण हैं और किन कारणों से इसकी शुरुआत होती है? बेसिकली अस्थमा हमें सबको पता है एक जेनेटिक डिजीज़ है। हम ये कहते हैं कि फादर मदर को अस्थमा है तो बच्चे के अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। हालांकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं। जो सबसे कॉमन है एलर्जेन, जो हमारे घर में हाउस डस्ट माइट, जो भी पुराने कपड़े, पुरानी मिट्टी जमी हुई, ये सबसे 80% कारण अक्सर पेशेंट कहता है डस्ट से एलर्जी है मुझे। ठंडी हवा, इस तरह के कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। एलर्जेन में केवल ऐसा नहीं है डस्ट माइट ही है, फंगस लगी हुई, घर में फफूंद चिपकी हुई, घर में कॉकरोच होना, कॉकरोच का जो यूरिन फीसेस और जो उसके पर के, जो उसके पंख के जो पार्टिकल होते हैं वो भी एलर्जी कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी, जैसे कईयों को सिल्क क्लॉथ से एलर्जी हो सकती है, कॉटन क्लॉथ। तो हमें अस्थमा के पेशेंट में हमें हिस्ट्री बहुत अच्छे से पूछनी चाहिए कि भाई कोई कारण मिल जाए तो हम उस कारण का बचाव कर लें तो अस्थमा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। बहुत एक्सेसिव मानसिक तनाव से भी अस्थमा बढ़ता है। कई लोगों को एसिडिटी बहुत रहती है, उससे भी उनका अस्थमा ट्रिगर होता है। हैवी एक्सरसाइज, ठंड में चले जाना, कई बार कोई पॉलन से, जो पेड़ पौधों के जो पॉलन होते हैं, कॉमन कांग्रेस ग्रास होती है, अपन एक बंदर रोटी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो उससे भी किसी को एलर्जी हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं, कई बार किसी को प्लास्टिक इंडस्ट्री में कोई काम करता है, पेस्टिसाइड, घर में पुताई होती है, उससे भी पेशेंट कहता है कि मुझे कलर से एलर्जी है।
बहुत बिल्कुल सारे ठीक है। कारण देखिए, अस्थमा की जड़ है जीन्स, बेसिकली ये वंशानुगत है। बट ये जो फिगर आपको, इस डायग्राम आपको बता रहा है और जो मैडम ने जो एलेबरेट किया है, बेसिकली ये वो ट्रिगर्स हैं। तो बेसिकली जीन्स में अस्थमा होता है, वो सुषुप्त अवस्था में या ऐसे पड़ा रहता है, और ये ट्रिगर्स के संपर्क में आने पे फिर वो मैनिफेस्ट होता है। हमारे साथ डॉक्टर अंकित बंसल हैं, जो सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स जयपुर में। डॉक्टर अंकित, आप बताएं कि जैसे हम बात कर रहे थे कि सिर्फ मामूली खांसी या फिर अस्थमा, तो किस तरह की खांसी है जो अस्थमा की तरफ इशारा करती है? किसी भी प्रकार की खांसी जो हमें बार बार आती है, रात के समय ज़्यादा आती है या अर्ली मॉर्निंग में आती है, और उस खांसी के साथ में जो हमारी नॉर्मल दवाइयों से वो रिलीव नहीं होती और हमें लगता है कि किसी कारणों के वजह से वो खांसी बढ़ जाती है। अभी वो सारे कारण डॉक्टर शुभ्रा ने आपको एलेबरेट करे कि जिन कारणों से वो खांसी बढ़ रही है, और उसके साथ में कुछ और लक्षण हो रहे हैं, जैसे कि छाती में जकड़न होना, सांस में दिक्कत होना, कई बार सीटीसी आवाज़ आना। ये आपको इशारा कर रही है कि आपको अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए, और अस्थमा की एक संभावना रहती है, उसको जांच करवाना चाहिए और उससे संबंधित ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगला सवाल डॉक्टर अंकित आपसे ये है कि जैसे हम लोग बीपी को नाप सकते हैं और शुगर को नाप सकते हैं, तो क्या अस्थमा में भी कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम इसको नाप सकें कि किस तरह का अस्थमा है, कितना सीवियर है? जी, पहली बार अगर अपन हम चिकित्सक से मिलते हैं तो वो एक स्पायरोमेट्री की जांच होती है, उसके माध्यम से वो पता लगाते हैं कि आपको दमा है क्या और दवा की सीवियरिटी क्या है। जिन व्यक्ति को ये डायग्नोज होता है कि उनको अस्थमा या दमा है, उनको अपनी सांस की क्षमता को नापने के लिए पीक फ्लो मीटर्स होते हैं, जिसका हम अपने घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। सुबह शाम उन पीक फ्लो मीटर के माध्यम से हम अपने फेफड़ों की क्षमता को जान सकते हैं। हमें यह भी मालूम पड़ सकता है कि हमारा जो अस्थमा है वो स्टेबल है या उसमें गिरावट हो रही है। अगर गिरावट हो रही है तो हम अपने चिकित्सक से मिलके अपनी दवाइयों को उसी प्रकार से स्ट्रीमलाइन करा सकते हैं। अब जब हमने जान लिया है कि अस्थमा इन कारणों से होता है और इस तरह से इसके सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारी गलत धारणाएं और भ्रांतियां समाज में प्रचलित हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में। डॉक्टर शुभ्रा, क्या आप हाईलाइट करेंगे कि किस किस तरह के मिसकंसेप्शंस हैं? क्योंकि देखिए, बहुत सारे जरिया है ट्रीट करने का। हमारे पास टेबलेट्स होती हैं, सिरप्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शंस हैं ट्रीटमेंट, अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए आप। ये बेसिकली सबसे कॉमन कंप्लेंट पेशेंट क्वेरी करता है कि मैं सिरप टैबलेट ले लूँगा, लेकिन मुझे इनहेलर मत देना क्योंकि इनहेलर्स की आदत पड़ जाएगी। तो हम जो एक सिंपल लैंग्वेज में पेशेंट को समझाते हैं कि आपके आई डिजीज़ होती है तो आप आँखों में ड्रॉप डालते हैं, स्किन डिजीज़ होती है तो आप स्किन पे ऑइंटमेंट लगाते हैं। इसी तरह क्योंकि इनहेलर्स डायरेक्टली हम लंग्स के अंदर डालते हैं, प्रॉब्लम लंग्स में ही है, तो ये इस तरह से ही काम करते हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका इनहेलर्स का फ़ायदा है, एक तो तुरंत काम करते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट साइट पे जाते हैं, प्लस इसमें जो दवाई होती है वो माइक्रोग्राम में होती है। और आप कोई भी टैबलेट लो, इवन जैसे आप पैरासीटामोल की बात करो तो 500 mg, अपन मिलीग्राम की बात करते हैं, तो माइक्रोग्राम कम दवाई अंदर जाती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। तो डायरेक्ट एक्शन, साइड इफ़ेक्ट कम, जल्दी एक्शन, इसीलिए इनहेलर्स ही सेफ़ हैं। बस उनका एक भ्रांति होती है कि इसकी आदत पड़ जाएगी। तो एस्थमा तो एक लंबी बीमारी है, इसमें इनहेलर्स अक्सर कंटिन्यू ही लेने होते हैं ताकि इसको कंट्रोल रखा जा सके। बिल्कुल सही आपने इसको तरीके से स्पष्ट किया, क्योंकि देखिए, अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो आपके ब्रीदिंग ट्यूब्स में है, बेसिकली सांस की नलियों में आपकी प्रॉब्लम है। तो दवा आप टारगेटेड दे रहे हैं। तो जैसे मैम ने बताया कि अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो स्किन को देखिएगा, आई में प्रॉब्लम है तो आई ड्रॉप डालिएगा। तो अस्थमा में चूँकि प्रॉब्लम ब्रीदिंग ट्यूब में है, तो आप ऐसी दवा दीजिए जो आपके सांस की नलियों को टारगेट करे। डॉक्टर अंकित, दवा लेने का जैसे बताया कि सबसे बढ़िया तरीका है, इसके ऊपर आप प्रकाश डालिए कि इनहेलर ही क्यों इतने ज़्यादा, कुछ कोई क्लिनिकल ट्रायल्स या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो ये बता सकें कि भाई इनहेलर्स ही क्यों लेने चाहिए या सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं? सर, जैसे कि एक ये इवैल्यूएशन फेस है और कहीं ना कहीं साइंस
समय के साथ में ग्रो कर रही है। हम किसी भी डिजीज़ के बारे में पहले उसको जानते हैं, उसके ट्रीटमेंट को धीरे धीरे समय के साथ में उसमें परिवर्तन होता है और डेवलपमेंट होता है। शुरुआत में जब ये पाया गया कि जब ये अस्थमा संबंधित रोग है तो डेफिनेटली टैबलेट्स, सिरप्स या सपोर्टिव ट्रीटमेंट पहले ज़्यादा कारगर माना गया। बट जैसे जैसे काफ़ी रिसर्च हुई, डेवलपमेंट हुआ, तो उनको पाया गया कि भाई जब हम इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो हमको ऐसी दवाई की आवश्यकता है जो जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहीं पर जाए। जैसे डॉक्टर शुभ्रा ने बताया, जैसे आँख संबंधित दवाई के लिए हम आई ड्रॉप यूज़ करते हैं, तो क्यों नहीं सांस की नलियों में अगर परेशानी है तो ऐसी दवाई का निर्माण हो जो वहीं पर जाके असर करे। दूसरी, अगर हम नियमित मात्रा में उसकी दवाई लें, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई दवाई हमें उसके 1/1000वें हिस्से से ही आराम दिला रही है तो हमें ज़्यादा डोज की आवश्यकता क्या है। तो इसीलिए ऐसी दवाइयाँ जो सीधे सांस की नली में जा सके और कम डोज में जा सके, उसको कारगर पाया गया और उसको लेने का तरीका भी बहुत आसान था और उसको आप नियमित तरीके से दे सकते हैं और वो आपके बाकी शरीर के अंगों पर कोई इफेक्ट नहीं करती है और इस वजह से आप उसको लंबे समय ले सकते हैं। परफेक्टली सेट, परफेक्टली सेट। आप ये मेरे ख्याल से चित्र देख सकते हैं। बाईं तरफ एक गर्भवती महिला इनहेलर ले रही है, दाईं तरफ एक छोटा बच्चा इनहेलर ले रहा है। तो देयर आर नंबर ऑफ स्टडीज़ एंड क्लिनिकल ट्रायल्स जो ये बताती हैं कि तो जो दवा अगर गर्भवती महिलाओं में या छोटे बच्चों में आप दे सकते हैं तो वो समझ सकते हैं कि कितनी सुरक्षित हो सकती है। डॉक्टर शुभ्रा, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार महिलाएं आती हैं, परिवार के सदस्य आते हैं कि भाई मुझे अस्थमा हो गया है और मेरे परिवार में मेरे बच्चों को भी हो गया है और एक और किसी को हो गया है, तो क्या ये संक्रामक है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है कि एक से दूसरे को हो जाएगी, और किस तरह से आप इन क्वेरीज को हैंडल करते हैं? बेसिकली दमा संक्रामक नहीं है, एक से दूसरे के नहीं फैलता। पर हालांकि यदि एक पेरेंट के अस्थमा है तो बच्चे के 13% चांस होते हैं अस्थमा होने के, और दोनों पेरेंट्स के अस्थमा है तो और अधिक चांस वो बढ़ जाते हैं 30% तक। तो इस तरह से ये है, जेनेटिक ट्रांसमिट है। पर मदर के अस्थमा और उसका बच्चा है तो जरूर ऐसा नहीं है कि मदर से वो अस्थमा बच्चे को हो जाएगा। इट इज़ नॉट एट ऑल इन्फेक्शियस डिजीज़। इनफैक्ट हम अस्थमा में तो एंटीबायोटिक्स भी यूज़ नहीं करते क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, ये एक एलर्जिक डिजीज़ है। परफेक्टली सर। डॉक्टर अंकित, ये भी एक पेरेंट्स का सवाल होता है कि भाई मुझे या मेरे बच्चे को कितने समय तक ये इनहेलर लेने पड़ेंगे, और दूसरा क्या मुझे इनकी आदत पड़ जाएगी? सर, जिस प्रकार से अस्थमा के बारे में हम जानते हैं कि उसके लक्षण हमारे कंट्रोल में रहने चाहिए। सांस की नलियों में आपने देखा कि उसमें सूजन रहती है तो वो नॉर्मल, उसमें सूजन नहीं होनी चाहिए। मगर हम भांति भांति के एनवायरमेंटल फैक्टर्स और लोकल फैक्टर्स से घिरे हुए हैं। यदि हम उन फैक्टर्स को कंट्रोल करके रखें तो हम अपनी दवाइयों के मिनिमम स्तर पर आ सकते हैं। मगर हमारे आसपास के अगर फैक्टर्स कंट्रोल नहीं हैं तो हमारे को नियमित वो दवाइयों को उस प्रकार उसका सेवन करना पड़ेगा। तो एडिक्शन वाली बात नहीं है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है और ये हमारे लक्षणों को कंट्रोल करके रख रही है और हमारे को कहीं ना कहीं उसको मेंटेन कर रही है, इसलिए इसको लेना आवश्यक है। देखिए, लत का मतलब होता है कोई बुरी लत। जैसे हम रूटीन में हमारे शरीर को और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं, ब्रश करते हैं दांतों की, चश्मा पहनते हैं नज़र ठीक रहे हमारी, वो कोई लत नहीं है, वो एक अच्छी आदतें हैं। लत वो होती है कि कोई ड्रग आपने ली और वो सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या ब्रेन में गई और फिर उसका एडिक्शन हो गया। सो इट्स वेरी राइटली सेड कि ये कोई लत वाली चीज़ नहीं है। दूसरा जो डॉक्टर साहब ने प्रकाश डाला कि कितने समय तक लेने चाहिए, ये मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको इस चित्र से कि हम हमारे घर की सुरक्षा के लिए कोई भी गार्ड लगाते हैं या कोई सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं कि भाई हमारा घर सुरक्षित रहे, और इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 10 साल से कोई चोरी नहीं हुई तो गार्ड हटा दें या सीसीटीवी हटा दें। तो ये सवाल का इस तरह से जवाब है कि अगर आपने गार्ड हटाया, सीसीटीवी हटाई, तो डेफिनेटली चोर घुस जाएगा आपके अंदर, घर के अंदर। तो कितने समय तक लेना चाहिए, ये एक आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके ये निर्धारित करें। एक डॉक्टर अंकित, ये आपसे अगला सवाल है कि कुछ पेशेंट्स बोल रहे हैं कि सर मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, मेरे लक्षण कम हो गए हैं, तो क्या मैं अब दवाई बंद कर दूँ अपने आप?
इसमें जब हम अस्थमा के रोग को हम जब ट्रीट कर रहे होते हैं तो उसमें एक अस्थमा मैनेजमेंट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेफिनेटली हमें अपने लक्षणों को पहचानना है, वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उसको डेफिनेटली हमें पहचानना है। बट कोई भी हम डिसीजन मेकिंग करें तो उससे पहले हमारे को अपने चिकित्सक से सलाह ज़रूर लेना चाहिए। वो आपको फिजिकल एग्जामिन करेंगे या आपको अगर रिक्वायर्ड होगा स्पायरोमेट्री की जांच को करेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि आपके आसपास के जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं इस वक्त क्या वो कंट्रोल में है क्या, उसी के अनुसार वो उसका डिसीजन लेंगे कि क्या आपकी दवाई को कम किया जा सकता है। तो ये कंबाइंड टीम एफर्ट है जिसमें चिकित्सक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उनसे सलाह लेकर ही दवा को घटाएं या बढ़ाएं। राइटली सेड। जैसे एक अस्थमा में एक चीज़ होती है कि आप एक सर्टन स्टेज पे पहुंचने के बाद में धीरे धीरे दवा कर देते हैं, हम उसको स्टेप डाउन स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये चित्र आपको अच्छी तरह से बता रहा है कि आप एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच गए हैं और आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप एकदम से बंद करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे हो जाएगा कि आप तीसरे चौथे माले से कूद गए सीधे नीचे, जबकि होना ये चाहिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरना चाहिए, जैसे हम सीढ़ियाँ उतरते हैं। उसी तरह से अस्थमा का ट्रीटमेंट भी डाउन साइज होता है। एक बड़ा एक सवाल रहता है कि बहुत सारे इनहेलर्स अवेलेबल हैं, तरह तरह के इनहेलर्स केमिस्ट के पास होते हैं। एक डॉक्टर ने एक इनहेलर लिखा, दूसरे ने दूसरा इनहेलर लिखा, तो क्या आप किस तरह से समझाते हैं पेशेंट्स को, डॉक्टर अंकित? सर, इनहेलर को जब हम लेते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि वो उसको लेने की उनकी कैपेसिटी कैसे है। इनहेलर बहुत अलग अलग प्रकार के आते हैं। एक मशीन्स होती है जैसे आप कोने में देख रहे हैं रेबुलाइज़र, वो कैप्सूल फॉर्म में आती है जिसमें कहीं ना कहीं कैप्सूल को पंक्चर करके और उसको अपने फ्लो के माध्यम से उसको सांस को अंदर लिया जाता है। इसी प्रकार से आप कई तरह के इनहेलर, कई बार हम अस्थमा की पहचान पफ वाले इनहेलर से करते हैं। वो इनहेलर हम डायरेक्टली ले सकते हैं अगर पेशेंट उसको अच्छे फ्लो के थ्रू उसको अंदर ले सके और सांस को रोक सके। कई बार हम देखते हैं छोटे बच्चों में और बुज़ुर्गों में डायरेक्ट इनहेलर को लेने में परेशानी होती है, तो उसके साथ में हम ट्यूब नुमा डिवाइस आता है जिसको हम स्पेसर कहते हैं, उसके माध्यम से पेशेंट को वो डिवाइस या रिकमेंड करते हैं जिसके माध्यम से उसको ले सके। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जो बिल्कुल भी इनहेलर जैसे कैप्सूल फॉर्मेट में हो या पफ फॉर्मेट में हो लेने की परिस्थिति में नहीं होते। उनको नेबुलाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जो मशीन के द्वारा चलित होती है, उसके माध्यम से उस दवाई की डिलीवरी कराई जाती है। राइट। कई पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने इनहेलर लिख दिया लेकिन ये तो इतना महंगा आ गया, मैं कैसे इसको लूँगा। देखिए क्या है कि ये जो इनहेलर में जो डोज होती है वो ऑलमोस्ट 30 डेज़ की होती है। सो जो इनिशियल कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें पर डे कॉस्ट तो इट कम्स करीब करीब जो चाय और कॉफ़ी का जो कॉस्ट होता है करीब करीब उतनी ही वो होती है। डॉक्टर शुभ्रा, क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे कि कई पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि सर क्या मैं दमा के साथ सामान्य जीवन जी पाऊँगा, क्योंकि एक ये कॉमन एक स्टेटमेंट है, भ्रांति है कि भाई दमा दम के साथ ही जाएगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है अपने बहुत मशहूर एक्टर हैं अमिताभ बच्चन जी, उनके भी अस्थमा है, राज कपूर जी के भी रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो अस्थमा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सांस के साथ ही दमा के साथ ही दम जाएगा। तो बस हम रेगुलर दवाई लें, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करें, एडिक्शन से बचें जो ट्रिगरिंग फैक्टर हैं, तो हम बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकते हैं। थैंक यू। एक और जो मैं बात कर रहा था कि एक बहुत ही अस्थमा से मिलती जुलती बीमारी है, उसमें ये हिस्ट्री लेके आते हैं पेशेंट्स की भाई हम स्मोकिंग करते हैं कई साल से, उम्र 50 साल हो गई है, खांसी चलती है, बलगम आता है, लेकिन मेरे को चलने में सांस में तकलीफ़ होती है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि अस्थमा से मिलती जुलती बीमारी है लेकिन ये शायद COPD हो सकती है। तो डॉक्टर शुभ्रा, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो अस्थमा से मिलती जुलती बीमारी है जो ढलती उम्र में होती है, लेकिन अस्थमा से ज़्यादा सिम्टोमेटिक होती है, ज़्यादा पीड़ादायक होती है और ज़्यादा घातक होती है, तो एज ए क्लिनिशियन आप किस तरह से अंतर करते हैं उन सिम्टम्स को देखते हुए या पेशेंट को देखते हुए, कैसे अंतर करते हैं दोनों बीमारियों में जबकि ये काफ़ी मिलती जुलती है? देखिए बेसिकली अस्थमा बचपन की डिजीज़, जो हम कॉमन बात करें डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड, COPD मोर देन 40 ईयर, जनरली ऐसा होता है। स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है COPD का,
और एस्थमा के जो अपन ने ट्रिगर फैक्टर्स अभी डिस्कस किए वो ज़्यादा होते हैं कि डस्ट से हो गया, ये हो गया। उसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट लक्षण सांस का, एस्थमा में पेशेंट इस तरह से होता है बीच में एकदम नॉर्मल हो गया तभी वो सारी दवाइयाँ छोड़ देता है, जबकि सीओपीडी का जो पेशेंट होता है एल्डरली आदमी, उसको हर वक्त चलने में सांस रहता है। तो इंटरमिटेंट सांस मतलब एस्थमा, हालांकि एस्थमा का यदि इलाज ढंग से ना हो तो वो सीओपीडी की तरह ही बिहेव करता है, पेशेंट को हर वक्त सांस रहता है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है, सांस का, ओल्ड एज का ट्रिगरिंग फैक्टर, प्लस एस्थमा में आपको फैमिली हिस्ट्री मिल जाएगी, जबकि सीओपीडी में पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। अच्छा, स्मोकिंग के अलावा और भी कोई रिस्क फैक्टर्स हैं क्या? जरूरी है कि स्मोकर्स में सीओपीडी हो या और भी कोई कारण होते हैं जो सीओपीडी करते हैं? अभी जो सबसे कॉमन कारण देखने में आया है नॉन स्मोकर सीओपीडी, उसमें अपने जो अंगीठी और चूल्हे पे काम करते हैं, इन कारणों से भी सीओपीडी हो सकता है, काफ़ी उसका रिस्क फैक्टर है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कोल माइंस, सीमेंट इंडस्ट्री, इनके धुएं से भी सीओपीडी होता है, पुरानी टीबी, लंबे समय तक एस्थमा, इन सब से भी सीओपीडी हो सकता है। डॉक्टर अंकित, अब जब हम सीओपीडी की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा प्रकाश डालें कि दोनों के ट्रीटमेंट और दोनों के प्रोग्नोसिस या आउटकम में मोटा मोटा क्या फ़र्क रहता है? सर, सीओपीडी का रोग जनरली कुछ ना कुछ कारण, जैसे कि हमने देखा टोबैको स्मोकिंग या एनवायरमेंटल पोल्यूशन या जो इंडस्ट्रीज़ है उसका पोल्यूशन, उसके वजह से ज़्यादा आपके फेफड़ों के अंदर परिवर्तन भी ला देता है। अगर अस्थमा को हम कहें कि वो सांस की नली की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं फेफड़ों के अंदर भी परिवर्तन लाने की क्षमता सीओपीडी में होती है। तो उसके अंदर बिसाइड्स लंग्स ओनली दूसरे सिस्टम जैसे कि हार्ट और बाकी जैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये सब चीज़ें भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसमें कहीं ना कहीं हमारे को इनहेलेशन थेरेपी का एक मेजर रोल तो है ही, जो हमें तो इनहेलेशन थेरेपी तो बेसिकली दोनों डिजीजेस का दोनों डिजीजेस का कॉमन हो गया है। बट उसके अलावा कुछ रिहैबिलिटेशन, जिसको हम पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन कहते हैं, वो सीओपीडी के रोग में भी कारगर होता है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं उनकी जो मसल की स्ट्रेंथ होती है, उसकी बिल्डिंग, उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है या खान पान जिसे हम कहें, जिससे वो डेवलप हो और उनमें क्षमता डेवलप हो सके जो इस क्राइसिस को बैलेंस कर सके, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, सीओपीडी में कई पेशेंट्स खान पान के बारे में पूछते हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल ये जवाब दिया। इसमें कई सारे पेशेंट्स की ये रहती है कि भाई ये खा सकता हूँ, ये नहीं खा सकता। 60-65 ईयर्स एज हो गई, उसको हार्ट डिजीज़ भी रहती है, कई बार डायबिटीज़ भी होती है, सीओपीडी भी हो जाती है। तो खान पान के बारे में पूछते हैं, तो सीओपीडी, पर्टेनिंग टू सीओपीडी, आपकी क्या सलाह रहती है इन पेशेंट्स को खान पान के बारे में? सर, सबसे बड़ी जो मेजर चीज़ है खान पान से संबंधित सीओपीडी में कि इजीली चुएबल चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सांस का एफर्ट लगातार रहता है। तो ऐसी चीज़ जो वो आराम से चबा सकें और उसको स्वेलो कर सकें, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें अपने जो मांसपेशियाँ हैं उनका बिल्डअप बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्रोटीन युक्त डाइट ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, फल सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो ट्रिगर करके उनको खांसी को जनरेट करे उसको अवॉइड कर सकते हैं, जिसमें चिकनाई या खटाई वाली चीज़ें हैं वो उनको थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर शुभ्रा, आप बताएं, अस्थमा वाले पेशेंट्स का भी यही सवाल रहता है, माताओं का, बहनों का सवाल रहता है कि बच्चों को क्या दें, हम क्या लें जिससे हमारा अस्थमा प्रेसिपिटेट ना हो। तो अस्थमा के बारे में कोई डाइटरी आपके कुछ गाइड रहेगी? बेसिकली अस्थमा में हमें डाइट का इतना है कि पेशेंट को कोई चीज़ ट्रिगर करती है, जैसे ठंडा दही से सपोज उसको होता है, नॉर्मली दही से नहीं होता, पर पेशेंट कहता है कि इस खाने की चीज़ से होता है तो उसे अवॉइड करें। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी प्रिजर्वेटिव फूड जो भी होते हैं वो जनरली अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। जिन भी चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तेल, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड होता है, वो ट्रिगर करता है। आई थिंक विद दैट आई एंड दिस सेशन। कोई आपके ऑडियंस के सवाल हो तो आप मोस्ट वेलकम। सर का ये सवाल है कि अस्थमा है और पेट के नीचे बैठ के सुबह सुबह अनुलोम विलोम करें, तो उसके बारे में आप टिप्पणी करिए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि प्राणायाम का बहुत ज़्यादा रोल है अस्थमा में। ये अस्थमा को कंट्रोल करने में मदद करता है। हालांकि जो सर ने पूछा कि भाई पेड़ के नीचे, तो ऐसा कोई मना नहीं है कि भाई आप पेड़ के नीचे नहीं कर सकते, पर यदि आपको ये लगता है कि उस बाई चांस उस पेड़ से ही आपको एलर्जी हो, तो बस आपको लगता है कि वहाँ बैठता हूँ तो मेरा बढ़ जाता है। सर मैं आपको बताऊं, जयपुर में एक छलील का पेड़ है जो बहुत सारे और नामों से, बंदर की रोटी, हलोप्टोलिया बोलते हैं बेसिकली, उस पेड़, वो दैट इज़ नॉक्शियस, उसके बारे में ज़रूर एक
क्लियर कट एसोसिएशन है अस्थमा का। अदरवाइज़ तो मैडम जैसा बोल रही है कि पेट के नीचे, और अनुलोम विलोम जहाँ तक बताया, व्यायाम हर तरीके से ठीक है। व्यायाम में एक ही चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि व्यायाम करते समय ज़्यादातर मुंह खोल के कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो वो मुंह खोलने से ठंडी हवा अंदर जाती है और वो फिर आपको ट्रिगर करती है। सो कोशिश करें कि आप थोड़ा सा वार्म अप करें और उसके बाद फिर व्यायाम करें। अभी एक स्लाइड में था कि जो पेट्स हैं उनसे भी इस्तेमाल होता है, तो जनरली पेट्स तो सभी घरों में होते हैं। मेरे पास भी पेट्स हैं, रैबिट्स हैं। अच्छा, पर आपको सिम्टम्स आते हैं? कुछ नहीं है। तो बेसिकली हर जने की सांस की नली संवेदनशील हो, पेट्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली जो ट्रिगर्स हैं सर, हर आदमी के लिए अलग अलग होते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका, जैसे मैम ने बताया, खाने के लिए कि किस खाने से आपको हुआ या पर्टिकुलरली कौन सी एक्टिविटी से हुआ। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक को अगर धूल से ट्रिगर होता है तो आपको धूल से ट्रिगर हो, किसी को पॉलन से हो जाता है, किसी को ये जो एनिमल्स और इनके जो बर्ड्स होते हैं इनके डेंडर से, मलमूत्र से हो जाता है। पेट्स का जैसे आपने बताया, एक बहुत एक्चुअली ये लेंदी चीज़ है, बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीज़, आप अनुभव से लिख लीजिए कि मैं ये कर रहा था, या मैं किचन में ऐसा काम कर रहा था, या आज मैंने दरी झाड़ी या गलीचे को साफ़ किया, पेट्स के बालों को उस तरह से साफ़ किया। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि गृहिणियों के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती है साफ़ सफाई के समय। तो वो जनरली क्या करती हैं कि कपड़ा उठाया और वहीं झाड़ देते हैं वो। तो उनको हम सलाह देते हैं कि वहीं झाड़ने के बजाय उसको रोल करके और पानी में डाल देते हैं। गीला पोंछा लगा लें, वैक्यूम क्लीनर हो सके तो वो कर लें, डस्टिंग ब्रश का इस्तेमाल कर लें, साफ़ सफाई करते समय आप मास्क का इस्तेमाल कर लें। तो ये बहुत सारी सावधानियाँ हैं, बट मोटे तौर पे यही है कि जिस चीज़ से आपको होता है, जैसे पीक फ्लो मीटर हमने बताया था आपको, वो पीक फ्लो मीटर भी आपको मदद करता है टू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स, कि भाई मेरे को बहुत अच्छा चल रहा था, मैं कोई दिक्कत नहीं थी, और अचानक ही मेरा अस्थमा एक्सेसरबेशन हो गया, बिगड़ गया। तो वो पीक फ्लो मीटर से आप रीडिंग ले लीजिए, जिस दिन आपकी रीडिंग हो तो उस दिन पता लगा लीजिएगा आज मैंने ये एक्टिविटी करी है, ये चीज़ खाई। तो वो एक तरीका है उसको आइडेंटिफाई करने का।